सब जानते थे कि यह संपूर्ण स्वतंत्र नहीं अपितु अल्पकालिक स्वतंत्र है। जी हाँ, अल्पकालिक स्वतंत्र। यह छद्मा स्वतंत्र ही था, इससे अधिक और कुछ नहीं। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, अर्थात सत्ता तो अंग्रेजों के पास ही रहेगी और उनकी देखरेख में शासन की व्यवस्था संभालेंगे। आत्मा से बिके और चरित्र से गिरे हुए कुछ लोग सत्ता के इस हस्तांतरण का साक्षी बना। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, जो कि लगभग 4000 पेजों में बना गया था और जिसे अगले 50 वर्षों हेतु सार्वजनिक न करने का नियम भी साथ में लागू किया गया। सन 1957 में इस एग्रीमेंट को सार्वजनिक होने से बचाने हेतु समय से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने इसकी अवधि 20 वर्ष और बढ़ा दी और यह 2019 तक पूर्ण सार्वजनिक होने से बच गया। ऐसे सत्ता के हस्तांतरण से एग्रीमेंट ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत समेत समस्त 54 देशों के हैं साथ हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि 54 देश हैं। यह 54 देश ब्रिटिश राज के उपनिवेश कहलाते हैं। इन 54 देशों के नागरिक ब्रिटेन की रियाया प्रजा है, अर्थात ब्रिटेन की ही नागरिक है। इन 54 देशों के समूह को राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात संयुक्त संपत्ति। यदि आप सबको कोई आशंका हो तो उदाहरण के तौर पर आप यूँ समझ लें कि ब्रिटेन समेत सभी ब्रिटिश उपनिवेश अथवा राष्ट्रमंडल देशों के भारत में विदेश मंत्री तथा राजदूत नहीं होते, अपितु विदेश मामलों के मंत्री तथा उच्चायुक्त होते हैं। और ठीक इसी प्रकार भारत के भी इन देशों में विदेश मामलों के मंत्री तथा उच्चायुक्त ही होते हैं। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, हाई कमिश्नर, जैसे कि भारत की विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, तो यह सुषमा स्वराज का आधिकारिक दर्जा विदेश मंत्री के तौर पर केवल रूस, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मन, बेल्जियम आदि स्वतंत्र देशों में ही रहता है, परंतु ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थात राष्ट्रमंडल देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में सुषमा स्वराज का आधिकारिक दर्जा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर का ही रहता है। आखिर भारत जैसे देश की नागरिक क्वीन एलिजाबेथ की विदेश मंत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश तो क्वीन एलिजाबेथ के ही अधिकार क्षेत्र या मलिकाना क्षेत्र में आते हैं, जिसे आजकल आप टेरिटोरी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उपनिवेशिक राष्ट्रमंडल देशों में भारत का कोई राजदूत एम्बेसडर नहीं होता, अपितु मात्र उच्चायुक्त हाई कमिश्नर ही होता है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की शर्त लगभग 4000 पेजों में विस्तार से लिखी गई है, जिसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। गोरे हमारे भूमि को 99 वर्षों के लिए हम भारतवासियों को ही किराए पर दे गए। भारत का संविधान अभी भी ब्रिटेन के अधीन है। ब्रिटिश नेशनलिटी अधिनियम 1948 के अंतर्गत हर भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडियन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो अथवा सिख ही क्यों न हो, ब्रिटेन की प्रजा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों
366, 371, 372 व 395 में परिवर्तन की क्षमता भारत की संसद तथा भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। गोपनीय समझौतों जिनका खुलासा आज तक नहीं किया जाता के तहत ही हमारे देश से 10 अरब रुपये पेंशन प्रति वर्ष महारानी एलिजाबेथ को जाता है। इन्हीं गोपनीय समझौतों के तहत प्रति वर्ष 30,000 टन गौमांस ब्रिटेन को दिया जाता है। यही वह गोपनीयता है जिसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य समस्त मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं। अतः उपरोक्त समस्त अधिकारी पदाधिकारी समस्त स्वतंत्र देशों की भांति मात्र पद की शपथ नहीं लेते, अपितु पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व संसद की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। राष्ट्रमंडल समूह के किसी भी देश पर भारत पहले हमला नहीं कर सकता। यही वजह है हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। कारगिल में हमने सिर्फ जो जमीन पाकिस्तान ने हथियाई थी उसे वापस पाया है। भारत किसी भी राष्ट्रमंडल समूह के देश को जबरदस्ती अपनी सीमा में नहीं मिला सकता। ऐसे बहुत से नियम एवं शर्तों लिखित रूप से दर्ज है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में, और यदि भविष्य में भारत किसी भी नियम या शर्त को भंग करता है तो